नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। आज हम बात करेंगे उन 5 राज्यों की जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है, किस तरह से संगठन को मजबूत कर रही है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, किसी संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगठन महामंत्री के कंधों पर होती है और कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में जीत और हार का अहम फैसला कराने में जो संगठन है उसका रोल होता है। तो ऐसे में इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से संगठन को खड़ा किया और किस तरीके से इस चुनाव में संगठन काम कर रहा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। 5 राज्यों के चुनावों की जो घोषणा हुई है उसमें से 3 राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट्स अनाउंस हो चुके हैं, कई जगह पर कुछ बचे हुए हैं, उनके अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अगर बात की जाए संदीप जी, तो जिस तरीके से आपने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन राज्यों में संगठन किस स्तर पर काम कर रहा है? अगर हम बूथ स्तर की बात करें, ग्रामीण स्तर की बात करें, तो किस तरीके से संगठन को आपने मजबूत किया और इस चुनाव में संगठन किस तरीके से काम करेगा? देखिए, किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो निर्धारित करती है कि संगठन मजबूत है या कमज़ोर है। सबसे पहले तो आप जो चयन करते हैं संगठन के पदाधिकारियों का, उसमें ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और मेरिट के आधार पर ही चयन होना चाहिए। तो पूरा हमारा संगठन मेरिटोक्रेसी पर ही डिपेंडेंट है, मेरिट के बेसिस पे करते हैं, कॉम्पिटेंसी के दम पर करते हैं और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप जो चैनल्स बनाते हैं संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों का और लेयर्स का, वो बड़ा क्लीन और कम्युनिकेशन के हिसाब से बड़ा स्मूथ होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका संगठन कितना बड़ा है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। बड़ा कहने का मतलब आप स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोकसभा के होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स के होने चाहिए, फिर ब्लॉक के होने चाहिए, फिर सर्कल के होने चाहिए, फिर विलेज या वार्ड लेवल पे होने चाहिए और इवेंचुअली फिर बूथ लेवल के। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन तीनों राज्यों में हर एक गांव में आम आदमी पार्टी की कमेटी है, 10 मेंबरी कमेटी है। उस पर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि कहीं पे 8 मेंबरी है, कहीं पे 7 मेंबरी है, बट हर गांव में आम आदमी पार्टी की कमेटी बन चुकी है। तो संगठन में ना सिर्फ क्वालिटी है बट क्वांटिटी भी है। और एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बना दिया, मैं आया और बना दिया, ऐसा नहीं है। अन्ना आंदोलन के समय के से ही केजरीवाल से जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो सारे थे, कहीं न कहीं किसी भी स्थिति पे वो थे, बट उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी, वो हमने इस बार कर दिया है। तीनों स्टेट में संगठन बहुत मजबूत है। अगर बात की जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, तो किस राज्य में आम आदमी पार्टी अपने आप को सबसे मजबूत पाती है? देखिए, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है ऐसा कहना। आज हमारे पास एक ही पैरामीटर है और वो एक पैरामीटर है ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है फिर इलेक्टोरल आउटकम। इलेक्टोरल आउटकम के लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो पहला जो पैरामीटर है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संगठन कहते हैं, उसके मायने में अगर मैं देखूं तो तीनों स्टेट में संगठन अच्छा है। अब जो दूसरा पैरामीटर है कि भाई चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, वो अंत में डिसाइड करेगा कि असली में कहाँ पे मजबूत थे। मेरे हिसाब से अगर आज देखोगे तो तीनों ही स्टेट्स में काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना है और काफ़ी मोटिवेटेड कैडर है। और ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वॉलेंटियर सालों साल ये जानते हुए भी कि पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, वो क्लैरिटी नहीं होने के बावजूद भी वो डटे रही थी। ज़्यादातर राजनीति में वो लोग आते हैं जिनके इलेक्टोरल एम्बिशन होते हैं,
जिनके कुछ टारगेट्स होते हैं कि मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, ये चुनाव लड़ना है, ये जानते हुए भी कि कब आएगा, कैसे आएगा, कब लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, वो जुड़े रहे, ये इस बात का इंडिकेटर है कि वो अपना निस्वार्थ भाव से वो सारे जुड़े हुए हैं। तो संगठन काफ़ी मोटिवेटेड है और इस देश में जिस तरीके से बदलाव के लिए जनता तैयार है और चर्न कर रहा है पूरा देश, वॉलंटियर्स भी उससे मोटिवेट होते हैं। संदीप जी, अब तो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया है, तो क्या इसका कुछ असर चुनाव में देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से अगर आप राष्ट्रीय पार्टी बनते हो तो जो वोटिंग मशीन होता है उसमें आपके जो सीक्वेंस होते हैं वो पहले आने लगते हैं, नंबर 1। दूसरा, कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी आपको पब्लिक दूसरे तरीके से देखने लगती है। भले ही हम कई राज्यों में पहली बार चुनाव लड़ रहे हों, पर एक बार ही जब आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हो तो आपके प्रति जनता का परसेप्शन आपको ज़्यादा प्यार से एक्सेप्ट करने लगती है। कैडर का मोटिवेशन, कैडर भी आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगती है। दूसरे जो ज्वाइनिंग्स होते हैं, जो न्यूट्रल लोग होते हैं, उनके देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो सारी तरीके से आप नेशनल पार्टी बनते हो तो एक तरीके से ये ग्रेजुएशन है कि आप एक रीजनल पार्टी से, लोकल पार्टी से आप नेशनल पार्टी बनते हो, मतलब आप ग्रेजुएट हो गए, आप स्टेबल हो और बड़े हो। तो इसका फ़र्क तो पड़ता है, साइकोलॉजिकली भी पड़ता है और ग्राउंड पे भी पड़ता है। लेकिन संदीप जी, अगर बात की जाए तो आप तीनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में 2-2 हाथ और लोकसभा चुनाव में 7-7, ये कैसे संभव होगा? देखिए, वैसे आपका प्राइमरी रूप से अगर मैं देखूं तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन आज देश में आप जाकर किसी से भी पूछेंगे तो जनता को बड़ी स्पष्टता होती है कि ये लोकसभा का चुनाव है और ये विधानसभा का चुनाव। पहले मुझे भी यही लगता था, मैं भी समझता था कि यार कैसे होगा, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन जनता बड़ी क्लियर रहती है। आपको मैं उदाहरण दूं, कई सारे राज्य में एक ही दिन पे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जनता एक विधानसभा के चुनाव में दूसरे को जिताती है और लोकसभा में दूसरे को जिताती है। दिल्ली का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो जनता को बड़ी क्लैरिटी है, जनता को कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। विधानसभा का चुनाव विधानसभा जैसे वोट देती है, लोकसभा का लोकसभा, नंबर 1। नंबर 2, विधानसभा अलग लड़ रहे हैं, लोकसभा साथ में लड़ रहे हैं, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन से पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के किस समय डिसीजन हुआ, जिस समय डिसीजन हुआ उसके बाद विधानसभा में जाने के लिए कितना पर्याप्त समय है आपके पास कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन, अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन होता है। तो क्या उस समय आपके पास सफिशिएंट समय था ये सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करने में? ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, पॉइंट वो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज यहां पर यह है कि लोकसभा में नेशनल इलेक्शन के लिए हम क्यों इंडिया गठबंधन के साथ गए। आज की जो देश की परिस्थिति है, वो देश की परिस्थिति बाध्य कर दी सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑपोजिशन के, कि अपने सारे राजनीतिक इंटरेस्ट को छोड़कर देश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर एक साथ आने की जरूरत थी। तो लोकसभा के चुनाव के लिए नेशनल लेवल पे सारे इकट्ठे हुए, लेकिन चूंकि क्विकली ये सारे विधानसभा के इलेक्शंस आ गए, विधानसभा में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, देश को ध्यान में रखकर नेशनल लेवल पे गठबंधन हुआ है, पर हम सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारी अलग विचारधाराएं हैं, हम में डिसएग्रीमेंट्स है, डिसएग्रीमेंट्स रहेंगी और रहनी भी चाहिए। हम कभी ये नहीं कह रहे कि हम सारी चीज़ों पे उनसे एग्री हो जाएंगे, वो हमसे एग्री हो जाएंगे, तो डिसएग्रीमेंट्स भी रहेंगे। कुछ चीज़ों पर जो एग्रीमेंट बनती है उन चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़े, और वो सिर्फ नेशनल इलेक्शन के लिए, लोकसभा के लिए है, विधानसभा में अलग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बनी ये आप जानते हैं। तो ऐसे में सीधी लड़ाई तो आपकी कांग्रेस से ही होगी। लोकसभा में आप सहयोगी दल होंगे और विधानसभा में एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, अलग पॉलिटिकल पार्टी, हमारी अलग आइडियोलॉजी है, हमारी अलग फंक्शनिंग है, हम अलग हैं, हमारे एजेंडा अलग है, हम अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक अलग राजनीति जनता को प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न ये नहीं बनना चाहिए कि हम विधानसभा में क्यों नहीं किए गठबंधन, प्रश्न ये बनना चाहिए कि हमने लोकसभा में क्यों गठबंधन किया।
उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं। लोकसभा में गठबंधन करने का एकमात्र कारण देश के हितों की रक्षा के लिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है, एक एक करके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी संस्थाएं जो देश को बनाती है, जो देश को बना सकती है और बिगाड़ सकती है, उन सभी संस्थाओं को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, आज वो परिस्थिति है कि आज अपने पॉलिटिकल हितों को ध्यान में रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहले देश को बचाना पड़ेगा। पार्टी तो बच जाएगी, पार्टी देख लेंगे, आपस में लड़ लिए, जो मर्जी करो, पर देश को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बात हम हरियाणा प्रदेश की करें तो वहाँ पर भी आपने अपने संगठन को मजबूत किया और ख़ास तौर से 10 जो लोकसभा हैं वहाँ पर उन सभी जगह आपने प्रभारी नियुक्त कर दिए, विधानसभा स्तर पर भी आपने प्रभारी नियुक्त कर दिया। तो यानी पूरी तैयारी है आपकी 2024 के चुनाव को लेकर के भी। देखिए, हरियाणा आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। हरियाणा दिल्ली से और पंजाब से जुड़ा हुआ है। बड़ा ऑब्वियस है कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ेगी। अभी पहले तो लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके जस्ट तुरंत बाद फिर विधानसभा के चुनाव भी होंगे। तो विधानसभा के चुनाव तो हमें लड़ना ही था इन एनी केस। तो संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो सकती है, उसके लिए सालों साल लगना पड़ता है। तो हम हरियाणा को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं और संगठन बनाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको एडवांस में करके अभी से बड़ी सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे लिए अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज कौन सा इलेक्शन है, कल कौन सा इलेक्शन है, परसों कौन सा इलेक्शन। जस्ट एक टेम्पररी स्टॉपेज है कि आज ये इलेक्शन है, कल ये इलेक्शन है, परसों ये इलेक्शन है, जो मर्जी इलेक्शन हो। संगठन को मजबूत तो आपको अदरवाइज करनी ही करनी है। तो इसी को ध्यान में रखकर हरियाणा में मजबूत संगठन बना रहे हैं। जो भी इलेक्शन आएगा परिस्थिति के हिसाब से उसको आगे देखते जाएंगे। हम पूरी ताकत से लोकसभा भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा की चुनाव तो लड़ेंगे ही। आने वाले जितने भी अब लोकल बॉडीज इलेक्शंस आ रहे हैं वो सारे लोकल बॉडीज भी लड़ते जाएंगे। तो वो एक प्रक्रिया है सारी चीज़। लेकिन एक सवाल है, आपने हरियाणा लोकसभा के 10 सीटों पर जो प्रभारी नियुक्त किए वो पंजाब के मंत्रियों को नियुक्त किया, दिल्ली के मंत्रियों को क्यों नहीं नियुक्त किया? ऐसा नहीं है, देखो वहाँ से बड़ा पास पड़ता था उस एरिया में। दिल्ली के जो मंत्री हैं वो भी ऑक्यूपाइड हैं काफ़ी सारे काम पे, दूसरे स्टेट्स में उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो वो तो सिचुएशन और टाइम के हिसाब से है, किसकी जिम्मेदारी कहाँ पे लगी हुई है, किसकी कहाँ पे लगी हुई है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी। लेकिन संदीप जी, एक बड़ा सवाल है कि जो आपके बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, आज तीनों लोग जेल जा रहे हैं। तो ऐसे में ये 3 बड़े चेहरे आपके जेल के अंदर हैं, तो इसका कितना फ़र्क आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा? फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए, फ़र्क तो देश को पड़ना चाहिए। आज ये देश के सामने जो उदाहरण मोदी जी रख रहे हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप लीगल तरीके से नहीं हरा पा रहे हो या आपको डर लग रहा है आपके भविष्य को चुनौती दे सकती है ये, तो इल्लीगल तरीके से उनको ख़त्म करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये देश के सामने ये बड़ा प्रश्न है और देश चिंतन और मनन कर रही है। रहा सवाल हमारा, तो जिस दिन राजनीति में आए थे उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, आप पंगे ले रहे हो इनसे। ईमानदारी की बातें, कौन ईमानदारी की बात करता था राजनीति में? कौन बात करता था स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ? सारे कहते थे स्कूल हॉस्पिटल से चुनाव वोट नहीं मिलते, इस सब चक्कर में मत पड़ो, विभाजनकारी बातें करो तब वोट मिलता है। हमने राजनीति बदल दी इस देश की। हमें कोई डर नहीं है, हम सारे सर पे कफन बांध के निकले हैं, ले जाओ जेल पे। देखो, अंत पंत में जीत तो सच्चाई की होगी और ये उम्मीद और विश्वास तो है अपने देश की मिट्टी से, देश की जनता से और परमात्मा से भी कि जीत तो सच्चाई की होगी। आप सत्य को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। सारे बाहर आएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में जो अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है, आप एक एक को जज जो बोलते हैं आप उनको सुनिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चल रहा है वहाँ पर। मेरा सिर्फ एक ही सबमिशन है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो मान लो आम आदमी पार्टी को आप खत्म कर ही ली, खत्म कर ली, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है और देश भी आपको माफ नहीं करेगा।
ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। हमें कोई फिक्र नहीं है, हम लड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे सिपाही हैं। भगत सिंह को टेंशन था क्या? भगत सिंह को टेंशन था, उसको पता था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं शहीदी देनी पड़ेगी, दे दी उसने। हमें पता है, उठा लो, अभी भर लो जिसको भरना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं लगता आपको संदीप जी कि अगर ये तीनों बड़े चेहरे आपके बाहर होते तो शायद जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उसमें आपको और मजबूती मिलती, आपकी जो कैंपेनिंग है वो बेहतर होती, आपका प्रचार प्रसार बेहतर होता और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरती? मैं अब आपको दूसरा पक्ष दिखाता हूं। आपको ये नहीं लग रहा है कि इन हमारे तीनों लीडर को इल्लीगल गलत तरीके से जेल में डालने से जनता की सिंपैथी हमारे प्रति बढ़ गई है? मेरा जो मध्य प्रदेश में जो ग्रोथ था वो फास्ट हो गया है, छत्तीसगढ़ में ग्रोथ फास्ट हो गया है, राजस्थान, पब्लिक की सिंपैथी अब हमारे साथ पहले से बढ़ गई है। राजनीतिक तरीके से आप देखेंगे तो ये जो हमारे नेता जेल में बैठ के, उनके जेल में बैठ के पार्टी ग्रोथ कर रही है, नंबर 1। लेकिन दुख तो होता है, आपका अपना सीधे साधे लोग जो कभी जेल और चौकी देखे ना हो, अब मेरे को बोलोगे कि जेल और चौकी हमने देखा नहीं अपनी जिंदगी में। दुख तो होता है कि वो आज यहाँ होते तो गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करते। दिल्ली का जो ग्रोथ हो रहा था, सत्येंद्र जैन साहब जो इतना ट्रांसफॉर्मेटरी काम कर रहे थे, उस काम को इन्होंने स्लो करने की कोशिश की। मनीष जी जो काम कर रहे थे उसको स्लो करने की, हॉल्ट करने की कोशिश की। तो इमोशनली दुख तो होता है। आपका अपना आदमी, आपके परिवार का आदमी अगर जेल में हो, एक एक निवाला उठा के खाना, दिल को दुख होता है। लेकिन रहा सवाल, अब ये लड़ाई अपनी नहीं है ना, अपनी नहीं है, देश की लड़ाई है और देश के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, काफ़ी है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और अच्छा होगा। तो क्या इन गिरफ्तारियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे इस चुनाव? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जनता देख रही है और हमारे देश की जनता, आप इतिहास उठाकर देखो कि मन में दबा के रखती है। जिस दिन बटन दबाने का मौका आता है उस दिन दबाती है बटन। हमारे देश की जनता बड़ी संवेदनशील है। देखो, जिस देश में चींटियों तक को खाना खिलाया जाता है, पितरों को ऊपर से बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती, पितृपक्ष चल रहा है जहां इतना, जिसकी संस्कृति इतनी गहरी और अपार है, देश की जनता बहुत संवेदनशील है। किसी के प्रति भी अन्याय जनता बर्दाश्त नहीं करती है, किसी के प्रति भी, वो भले ही उसका दुश्मन क्यों ना हो, भले ही वो दूसरी पार्टी के ही क्यों ना हो, पर अन्याय को इस देश की जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं कसक तो रहता है, फिर जब मौका आएगा तो उसका उत्तर देगी। और ये सारी अगर राजनीतिक प्रश्नों को अगर मैं दूर कर भी दूं, 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। एक देश विकसित कब होता है? एक देश विकसित तभी होता है जब एक मजबूत, ट्रांसपेरेंट और मेरिट के बेसिस पर संस्थाएं चलती है। जिस दिन मेरिट के आधार पर संस्थाएं चलनी बंद हो जाए, जिस दिन पारदर्शिता खत्म हो जाए और जिस दिन उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता खत्म हो गई, उस दिन वो संस्था खत्म होती है। और जब ऐसे संस्था खत्म होते हैं तो देश को विकसित कोई नहीं कर सकता है, कोई स्लोगन विकसित नहीं कर सकता है, कोई भाषणबाजी विकसित नहीं कर सकता है। आपके देश का आधार ही संस्थाएं होती हैं। जिस तरीके से ईडी है, आज ईडी के प्रति पूरे देश में आप किसी से भी पूछ लो, किसी को इज्जत नहीं रखा है। बोले ईडी, अच्छा वही ना जो लोगों को उठा लेती है। सीबीआई, किसी को, ईडी और सीबीआई ने जो अपने इमेज गिराया है, उन्होंने नहीं गिराया है बेचारों ने। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मिसयूज करके उनके इमेज को गिराया है, डिस्ट्रॉय किया है, कितने साल लगे होंगे आप सोचो सीबीआई के इमेज बनने में और एक वर्क कल्चर बनने में। तो मेरा ये सबमिशन ये है कि प्रश्न आज एक राजनीतिक दल का नहीं है, प्रश्न एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, प्रश्न चुनाव का नहीं है, प्रश्न एक देश का है। देश विकसित तभी होगा जब संस्थाएं विकसित होंगी, और संस्था विकसित कोई एक पार्टी नहीं कर सकता है। अरे 5 साल के लिए पाते हो, रिपीट कर लिए, 10 साल के लिए रिपीट कर लिए, 15 साल के लिए। संस्थाओं को तो दशक लग जाते हैं मैच्योर होने में, और हम बार बार कहते हैं विकास विकास विकास। इनका विकास सिर्फ व्हाट्सएप पे मिलता है, बाकी अब विकास को अब खोज लो, कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, जो इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ईडी सीबीआई को एक एजेंसी के रूप में नहीं
बल्कि एक अपनी एजेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। तो इस आरोप को लेकर के क्या आप लोग 2024 के चुनाव में जाएंगे? और सबसे बड़ा जो आपका मुद्दा है कि जो जातीय जनगणना हो, ये मुद्दा 2024 के साथ साथ क्या जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी लेकर के जाएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन का तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है 2024 के चुनाव का। देखिए, 2 चीज़ें आपने पूछा है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कहा कि हम आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को पॉलिटिकल टूल जैसे यूज़ करती। ये आरोप नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, चाहे जो मर्जी उस पर एलिगेशंस रहे, जितने भी भ्रष्टाचार किए रहे, वो तुरंत साफ हो जाता है अगले दिन। आप आसाम के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, कई जगह का मैं नाम गिनाने शुरू करूं तो जो भाजपा में जाता है उसको तुरंत बरी और मुक्त कर दिया जाता है। हर वो एक व्यक्ति जो भाजपा को ज्वाइन करने से मना कर देता है, उसके ऊपर ये रेड कराते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ईडी और सीबीआई के आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, एक्चुअली कितने सारे पे इन्होंने एक्शन लिया और कितने को एक्चुअली प्रूफ किया, तो इतने मिनिस्कल परसेंटेज है कि आपको यकीन नहीं होगा कि यार आपका इतना पुअर कैसे हो सकता है होमवर्क, कि आप इतने 100% लोगों को टारगेट किए, उसमें से 1-2% कन्विक्शन हो रहा है, मतलब 98% पता नहीं कितने परसेंट आपके फ्री जा रहे हैं, मतलब आप तो गलत कर रहे हो। तो देखो, आउटपुट तो दिखाती है ना। पॉलिटिकल टूल ही है जिसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसकी जरूरत नहीं थी। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, आप सुनिएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश ने वोट किया था, उनको कुछ ये सब इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं थी। वो अगर ईमानदारी से काम कर देते, इतनी ज्यादा मेजॉरिटी से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को और किसी एक नेता को वोट मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। मैं सच कह रहा हूं आपके सामने, जनता ये कहती है। लेकिन इतने अच्छे तरीके से इस मैंडेट को बर्बाद कर देना, उससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अगर इस मैंडेट को ईमानदारी से ये काम करते तो इनको ये ईडी सीबीआई को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, चुनाव भी जीतते और देश दुनिया में सारे लोग इनकी तारीफ भी करते। अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी आप बताओ, किसी भी विपक्षी दल के पास आप चले जाओ, उनके प्रति बुरा कहने को कोई तैयार नहीं बनता है। वो भी तो विपक्षी दल में थे भाई। ऐसा मोदी जी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। मोदी जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अपॉर्चुनिटी को कैसे किल किया जाए, उसकी पीएचडी उन्होंने कर रखी है। लेकिन जो मेरा सवाल था कि जो जातीय जनगणना की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या इस मुद्दे को जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर भी लेकर के जाएंगे और इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे? वो तो देखो समय में डिसाइड किया जाएगा। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिलेंगे, आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे। और एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी के हर मुद्दे पर विचार सेम हो। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, हर पार्टी के अपने अलग मुद्दे भी हो सकते हैं। कुछ कॉमन बेसिक चीज़ें हैं जिसके आधार पर वो एक उस पर आई है। बाकी समय आने पर इसको पार्टी डिसाइड करेगी, सारी पार्टी। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें तो ये मुद्दा चर्चा में रहा और कहा गया कि 2024 के चुनाव में ये मुद्दा हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, मुद्दा तो बनेगा, आप बनाओ चाहे ना बनाओ, वो मुद्दा तो बनेगा। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से डेटा आए हैं वो इतने स्टार्टलिंग है, वो मुद्दा तो बनेगा, मुद्दा तो बनेगा। और अब वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं। भाजपा भी मुद्दा बनाएगी उसको, भाजपा अपने तरीके से उसको मुद्दा बनाएगी। मेरा प्रॉब्लम बड़ा है। एज ए नए जमाने के राजनेता के तरह से अगर मैं बोलूं, कई सारे मुद्दे चुनाव के लिए तैयार किए जाते हैं और चुनाव तक ही वो खत्म कर दिए जाते हैं। सीरियसनेस नहीं होता है। आप विमेन रिजर्वेशन बिल की अगर मैं बात करूं, आपके पास विमेन रिजर्वेशन बिल ऐसा बिल था जिसको संसद में सारी विपक्षी दल, पक्ष के दल, सारे के सारे सहमत थे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी एक बिल पर सभी राजनीतिक दल सहमत हो। ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को इसको पास करना चाहिए था तुरंत के तुरंत। इन्होंने क्या किया, उस पर अड़ंगे डाल दिए। तो इनका मकसद क्या था, समझने वाली बात है। ये बिल को पास तो करना चाहते थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, इंप्लीमेंट नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते?
उसमें भाजपा का क्या मंशा है, ये वही बता सकते हैं। तो मेरा सबमिशन सिर्फ इतना है कि राजनीति को देखकर ऐसे बड़े बड़े मुद्दे अगर निर्धारित किए जाएंगे, राजनीति और चुनाव को देखकर इन मुद्दों को लाया और भगाया जाएगा, तो देश को विकसित होने की जो सपना है ना, उसमें बहुत साल लगेंगे। एक आखिरी सवाल, जिन 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर चुनाव में उतरेगी? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जनता बदलाव चाह रही है। जनता ने इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बार मौका दिए, एक बार इसको दिया, एक बार इसको दिया, एक बार इसको दिया, बार बार मौका दिया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि भाई मुझे मौका नहीं दिया। उनकी क्षमता से ज्यादा जनता ने उन्हें प्यार दिया। आज जनता चाहती है कि एक नए पॉलिटिकल पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, जिन्होंने पंजाब और दिल्ली में अच्छे काम करके दिखाए हैं, उसको मौका देना चाहती है। या जनता ये चाहती है कि अब इन दोनों पार्टियों से हमें थोड़ा सा अलग होना है, बदलाव चाहती है। तो बदलाव सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, हमारे स्पेसिफिक मुद्दे जो हैं, हम स्लोगन पर भरोसा नहीं करते। स्लोगन बनाकर देश को विकसित नहीं किया जा सकता है। हम ऐसे मुद्दे उठाकर लाए हैं जिससे देश वास्तविक रूप में विकसित बनेगा एक दिन। जब तक आपका देश शिक्षित नहीं होगा, वो समर्थ नहीं हो सकता है, और जब तक समर्थ नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है। तो शिक्षा, सभी व्यक्ति को मुफ्त में और अच्छी शिक्षा, सभी को अच्छा स्वास्थ्य, जब तक स्वास्थ्य नहीं रहेगा आपके देश में, ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा पैरामीटर यही है कि आपके लोग कितने स्वस्थ हैं। आप बोलोगे मेरे में इतने परसेंटेज यंग लोग हैं, और इतने परसेंटेज यंग लोग अगर बीमार है तो उसका क्या मतलब है? तो जब तक आपके देश स्वस्थ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक बेरोजगारी रहेगी, आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यूथ का यूथ है, लेकिन यूथ को अगर रोजगार नहीं दोगे तो यूथ तो डिस्ट्रक्टिव मीन्स की तरफ जा सकती है। तो रोजगार क्रिटिकल है। महंगाई, एक आम इंसान के लिए, उसके घर को चलाने के लिए अगर आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं करते हो तो उसका फोकस एजुकेशन पे, हेल्थ पे जाएगा नहीं। वो बेचारा तो अपने पेट भरने में लगेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। करप्शन एक बहुत बड़ा रीजन है गवर्नेंस के फेलियर होने का, और उसमें आप ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कोई वो नहीं कर सकते कि इन्होंने कर दिया, जब तक ऊपर का नेता मिला नहीं हुआ है तब तक नीचे तक भ्रष्टाचार नहीं जाता है। तो ये सारे मुद्दे, जो भी मुद्दे हो, ऐसी चीजों पर राजनीति होनी चाहिए जिससे देश का हर व्यक्ति सुखी बने, उसके जेब में 4 पैसे बचे, उसका परिवार सब कुछ स्वस्थ रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने हमें मौका दिया अपना कीमती वक्त निकाल के। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि हम तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जनता ने भी सुना कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और लोकसभा में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। तो यानी आम आदमी पार्टी की रणनीति जो है वो पूरी तरह से साफ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किन मुद्दों को इस बार इन 5 विधानसभा चुनावों में जनता पसंद करती है।